जी। तो क्या कह रहा था मैं कि जो 4 ऑप्शंस आते हैं उन ऑप्शन से ही आपका क्वेश्चन करेक्ट हो सकता है और हो जाता है। दूसरा, एक क्वेश्चन आता है प्रेफिक्स और सफिक्स। सुना है प्रेफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय जो होते हैं उनमें से क्वेश्चन आता है। वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन अगर मतलब जैसे थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेंगे उसकी, तो उसका भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट करेक्ट हो जाता है। तो ये मान के चलो 5 में से 3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनके गलत होने का कोई चांस है ही नहीं। 2 क्वेश्चन है उस पर थोड़ा एडिशनली हमें मेहनत करनी होगी। क्वेश्चन 5 आउट ऑफ 5 करेक्ट हो सकते हैं और होने चाहिए, मैं ये मानता हूँ, और इतना है नहीं इसमें डिफिकल्ट। तो अभी एक बार मैं सिलेबस पर एक बार ज़्यादा डिटेल में एक बार नहीं जाना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि एक बार हम डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट करें, चलेगा? तो एक टॉपिक, 2 टॉपिक है अपने इंपॉर्टेंट अभी। एक तो टेंस और एक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो टेंस स्टार्ट करें या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट स्टार्ट करें? मेरे हिसाब से सुनने से चलो हेडिंग डालो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। नोट्स बनवाऊं अच्छे से, रिवाइज करोगे घर पे? तो यहाँ पर मैं लिखवाऊंगा, कुछ डिक्टेट भी कराऊंगा, तो आपको अटेंटिव मोड में रहना है, रिवाइज करना है। नोट्स वापस घर पे जाकर आप अच्छे से स्टडी करोगे, उसके अकॉर्डिंग हम तैयार करेंगे। डाउट जहाँ पे भी आएगा आप पूछना, मैं रिवाइज कर करके पढ़ाऊंगा। कोई भी चीज़ एक बार में अगर मान लो इनकेस नहीं आती है समझ में, तो वो वापस मैं जब उसको डिस्कस करूंगा तब वो क्लियर हो जाएगा। प्लीज। हाँ, मैं कहना चाह रहा था, आपने कह दिया। देखो, एक बार टॉपिक का नेम देखना, क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। एक सिंपल सा रूल अगर मैं बताता हूं आपको, इससे ये पूरा टॉपिक का 80% पार्ट कवर हो जाएगा। पहले तो मुझे इतना एक बार बताओ, सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। क्या सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आता है? हमेशा हमेशा वर्ब से पहले आता है। वर्ब के बाद, क्वेश्चन वाले फॉर्म में वर्ब के बाद आ सकता है। अभी लिखना मत, मैं कह दूंगा आपको, सिर्फ एक बार डिस्कस करते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, हियर कम्स द बस। क्या ये क्वेश्चन है? ये इनडायरेक्ट भी नहीं है। हियर कम्स द बस जब सडनली बोला जाता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, सरप्राइज के साथ में। आप मान लो बस का वेट कर रहे हो काफी देर से, बस आ नहीं रही, जैसे ही बस आते हुए दिखी आपने तुरंत एक सेंटेंस बोला, अरे बस आ गई। तो वो इंग्लिश में बोलेंगे, वो इस तरीके से ही लिखा जाएगा, हियर कम्स द बस। अब ये इंट्रोगेटिव है ही नहीं, प्रश्नवाचक तो है, ये है नहीं। अब अगर मैं कहूं कि वर्ब आप लोग एकदम आराम से पहचान सकते हो, कम्स क्या है? वर्ब। तो क्या ये सब्जेक्ट होगा? सब्जेक्ट नहीं है ये तो ऐसा तो है नहीं ना कि वर्ब जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के पहले आती है। तो ये जो रूल्स है, सब्जेक्ट के पहले आएगा बाद में आएगा, ये काम नहीं करेंगे, आपको समझना होगा। एक कहते हैं कि मैथ्स बाय प्रैक्टिस बट इंग्लिश बाय सेंस। इंग्लिश में हर चीज सेंस से आती है काम। जैसे मैं कई बार क्लास में पूछता हूं कि सुई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नीडल कहते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर के पास जाएंगे कि डॉक्टर साहब नीडल लगा दो, वहां इंजेक्शन हो जाएगा। घड़ी में सुई होती है, टाइम बताते थे हम पहले पेरेंट्स को, बड़ी वाली सुई 3 पर, छोटी वाली 5 पर, ऐसे बताते थे। तो क्या वो घड़ी वाली सुई है उसको नीडल बोलेंगे, इंजेक्शन बोलेंगे? फिर सुई तो वो भी है, उसको हैंड्स कहते हैं, हाथ है ना। तो घड़ी में जो सुई होती है उसके लिए इंग्लिश वर्ड क्या आता है? हैंड आता है, हैंड। तो हर चीज कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती है। मैंने कहा सेंस, आप क्या कहना चाह रहे हो। तो आप जब भी पढ़ो, आप, हाँ बेसिक में रूल्स भी लिखवाऊंगा, ट्रिक्स भी बताऊंगा, लेकिन साथ में उस सेंटेंस के जिस्ट को, क्रक्स को समझने की कोशिश करना है। आपने लिखा हियर कम्स द बस, वर्ब कौन सी है?
इस कम वर्ब के एक्शन को कर कौन रहा है? तो बस इस एक्शन को कर रहा है, इस वजह से ये क्या हुआ? सब्जेक्ट। ये फंडा काम नहीं आएगा कि पहले आता ये बाद में, ये चीज काम में नहीं आएगी। तो अभी जो बेसिक सा एक रूल है वो समझना। कोई भी सेंटेंस होगा उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा, उसमें एक सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी? वर्ब आएगी, और वर्ब के बाद में दूसरा कोई भी एलिमेंट आ सकता है। ऑब्जेक्ट वगैरह भूल जाओ, काम में नहीं आएगा, ठीक है? वैसे मैं लिखवा सकता था लेकिन काम ही नहीं आ रहा, अभी मैं उस पर जाऊंगा ही नहीं। एक सिंपल सा रूल कह रहा है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो दो टाइप का होता है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो सकता है और सब्जेक्ट प्लूरल हो सकता है। जो वर्ब है वो वर्ब भी आपकी सिंगुलर हो सकती है और वर्ब प्लूरल हो सकती है। अब ग्रामर का रूल इतना सा कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ आने वाली वर्ब कैसी होगी? अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ आने वाली वर्ब कैसी होगी? इस पूरे टॉपिक में टेंस में भी काम आ जाएगा, ये नरेशन में भी काम आएगा और वॉइस में भी काम आएगा। तीनों टॉपिक में ये चीज, ये वाला टॉपिक काम आने वाला है। एक ही रूल है कि सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आएगी, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब आएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो बस इतना जानना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होता कौन सा है और वर्ब सिंगुलर होती कौन सी, वर्ब प्लूरल होती है और कौन सी वर्ब सिंगुलर होती है। तो अगर मैं चलो एक दो वर्ड आपसे पूछूं, आप बता पाओ, बता दोगे? मुझे पता है। मैंने एक वर्ब लिखी, आप चलो एक सब्जेक्ट लिखा मैंने, जैसे रोहित, सिंगुलर है या प्लूरल है? मैंने एक सब्जेक्ट एक लिखा वर्ड बॉयज, सिंगुलर प्लूरल है? प्लूरल है। कैसे पता चला ये प्लूरल है? इसमें क्या हर वर्ड में एस लगाने से वर्ड प्लूरल बन जाता है? अलग अलग रूल्स है। और ऐसे भी नहीं है कि सारी ग्रामर आपको एक साथ पढ़ा दी जाए। कितना टाइम चाहिए ग्रामर पढ़ने के लिए? कम से कम 6 महीने। हर टॉप पूरा डिटेल में ग्रामर पढ़ने के लिए 6 महीने हमें कम से कम चाहिए। मतलब सिलेबस की नहीं, सारी ग्रामर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, हमारा वो काम नहीं। अपना काम क्या है? सिर्फ 5 क्वेश्चंस सही होना, वो आपका टारगेट है, वही मेरा टारगेट है। उसके बाद अगर पढ़ना है तो पढ़ लेंगे बैठ के, ठीक है? तो एक वर्ड जैसे मैं लिख रहा हूं पीपल, अब पीपल वर्ड दिया हुआ, इसमें एस और यस नहीं है, लेकिन जैसे आपने इस वर्ड को पढ़ा, समझा, तो आपको ये रियलाइज हुआ पीपल का मीनिंग प्लूरल है। पर्सन्स के लिए आता है, बहुत सारे लोगों के लिए। तो रूल्स, मनगढ़ंत रूल्स नहीं बनाने अपने को कि एस और यस आ गया तो सिंगुलर है प्लूरल है। आपको उसका नेचर समझना होगा। ये वर्ड आपने एक सुना होगा, जैसे स्टाफ। अब स्टाफ सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। स्टाफ सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप उसको क्या मानते हो। उसको क्या, जैसे आप ये क्लास है, अगर इसको मैं क्लास कंसीडर करता हूं तो ये सिंगुलर माना जाएगा, और अगर आपको मैं क्लास के स्टूडेंट्स कंसीडर कर रहा हूं तो ये प्लूरल माना जाएगा। सब ये साइकोलॉजी का गेम है और यही हमें इस टॉपिक में पढ़ना होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, रूल्स हो जाएंगे, वो चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। अभी हमें सिर्फ इतना जानना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर कौन सा होता है, सब्जेक्ट प्लूरल, सब्जेक्ट और वर्ब के नेचर को जानना है। तो एक बार मैं सब्जेक्ट पे जा रहा हूं। मैंने शॉर्ट में लिखा एसएल और प्लूरल, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो, एक सब्जेक्ट है हमारे पास ही, सिंगुलर है। शी क्या है? ओके, इट क्या है? और दे क्या है? दे प्लूरल है बहुत सारे लोगों के लिए, ऑब्वियसली दे प्लूरल आ गया, ठीक है। फिर आई, आई कभी सिंगुलर होता है कभी, तो इसलिए आई को आप इस सिंगुलर प्लूरल की रामायण से हटा दो, आई को अलग से कंसिडर कर लेंगे। अब जैसे वर्ड आया, चलो एक चीज और समझाना चाहूंगा मैं, हालांकि हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन रिक्वेस्ट है समझने की कोशिश करना। वर्ड लिखा हुआ है बुक,
सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है पक्का? आगे से ऐसा मत करना, जब तक उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं पता हो। अभी जैसे मैंने सुई वाली बात बताई ना, जब तक उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं पता हो तब तक उसका क्लियर कट कोई आंसर नहीं हो सकता। क्योंकि एक रूल मैं बताने वाला हूं, इसी का आंसर अभी आप वापस दोगे। एक बार मैं वर्ब पे जा रहा हूं। वर्ब भी क्या होती है? सिंगुलर और प्लूरल। अब आप बता दोगे कि इज क्या है, आर क्या है, वॉज क्या है, वर क्या है, हैज क्या है और हैव प्लूरल। डू क्या है? डू सिंगुलर है या प्लूरल है? डू जो है वो प्लूरल होती है, डज क्या होती है? और डू क्या होगा? प्लूरल होगा। क्योंकि एक चीज समझना, कोई भी जो वर्ब होती है, उस वर्ब में जैसे ही आपने एस और ईएस को सफिक्स किया, ऐड किया, वो वर्ब जो है वो क्या बन जाएगी? कोई भी वर्ब बाय नेचर प्लूरल होती है। कोई भी नाउन सिंगुलर होता है बाय नेचर, उसमें एस और ईएस ऐड करने से वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन वर्ब में एस और ईएस ऐड करने से वर्ब क्या बनती है? तो ये दो देखो रूल आपको ऐसे याद रखना है, नाउन में एस ऐड किया तो प्लूरल और वर्ब में एस ऐड किया तो। अब जैसे ही मैंने अभी आपको कहा ये बुक लिखा मैंने, अगर बुक का मीनिंग पुस्तक किताब के बारे में बात हो रही है तब तो वो क्या है? सिंगुलर। लेकिन अगर मैं बुक का मीनिंग, जैसे गाड़ी बुक होती है, वर्ब क्रिया भी हो सकती है ना कि मैंने गाड़ी बुक करवा दी है, तो वो एक्शन के लिए आया हुआ है, क्रिया वर्ब के लिए आया हुआ है, तब वो क्या होगा? प्लूरल। क्योंकि वर्ब बाय नेचर क्या होती है? अब जहां पर भी आपको जरूरत पड़े कि यहां पर सिंगुलर वर्ब लगानी है, तो समझना कि उस वर्ब में आपको एस और ईएस ऐड करने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये तो एक बार सिंपल सा रूल पे जाएंगे हम, सिर्फ सिंपल सा फंडा बताया मैंने, इनमें तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। मैं हिंदी में भी वो लिखवाऊंगा, ठीक है? इससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मैंने एक लिखा, एक बार सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाऊंगा। रोहित एंड श्याम अब ये हुआ, इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन है? रोहित है या श्याम है? ये आपकी वर्ब है, तो इस वर्ब से पहले वाला ये पार्ट पूरा क्या हुआ? अब सब्जेक्ट में हमने क्या किया कि एंड से कनेक्ट किया, ठीक है? तो एंड जो कंजंक्शन होता है वो एडिशन के लिए आता है। रोहित को और श्याम को जोड़ दिया तो ये प्लूरल बने, दो लोग हैं। वर्ब कौन सी करेक्ट होगी? मैंने लिखा गोल्ड एंड सिल्वर इज आर प्रेशियस अब जैसे मैंने ये लिखा, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल्स। सब्जेक्ट कौन है? गोल्ड है या सिल्वर है? ये दोनों ही हैं। तो ऑब्वियसली गोल्ड और सिल्वर दो एंटिटीज हुई, तो इसके साथ वर्ब कैसी लगनी चाहिए? ठीक है, वही मैंने लिखा एक सेंटेंस, फायर एंड वाटर टू डज नॉट अग्री। आग और पानी का कभी मिलन नहीं हो सकता है। फायर एंड वाटर डज और डू नॉट अग्री। सब्जेक्ट कौन है आपका? फायर है या वाटर है? तो अब डू या डज? पक्का? सोच लो। डज नहीं आ सकता, डू आएगा। क्यों आया डू? ऑब्वियसली प्लूरल है। फायर एंड आइस
इज आर अ फेमस पोएम। अब इज क्यों हुआ? क्योंकि अब फायर और आइस अलग अलग नहीं है। इनडायरेक्टली अगर देखें तो फायर एंड आइस जो है एक पोएम का टाइटल है ना। तो इस तरीके से अभी मैं आगे नए सेंटेंस लिखाऊंगा जो एग्जाम में आएंगे, ये एक बार सिंपल सा हमने डिस्कस करने के लिए लिखा है। तो अपने को ना तो कंजंक्शन एंड देखना है, ना अपने को ये देखना है कि दो एंटिटीज है, हमें उसके मीनिंग को देखना है। यहां दो अलग अलग वर्ड्स हैं जबकि यहां पर एक सिंगल एंटिटी है। सही है? तो एक काम करो, एक बार एक पेज का स्पेस छोड़कर उसके बाद एक रूल नंबर 1 लिखकर ये स्टार्ट करो। उसमें हम पीछे वाला जो अभी डिस्कस किया वो लिख देंगे। थोड़ा सा स्पेस छोड़कर फिर लिखना रूल नंबर 1। आप चाहते हो कि ऐसे हिंदी में लिखवाऊं पूरा, या समझ जाओगे ऐसे? रिवीजन करने के लिए चाहिए? बोल दो जैसे आप कहोगे। ऐसे मतलब इंग्लिश में चल जाएगा? नहीं, आप देखो जैसे आप समझ जाओ ना तो आपको लिखने की जरूरत होगी नहीं। बाकी हमारे कई साथी ऐसे हैं जिनको बाद में रिवीजन करते वक्त वो चीजें स्किप हो जाती है, तो उनका ध्यान रखना है। ठीक है, चलो लिखो। एंड से जुड़े हुए दो नाउन्स, एंड से जुड़े हुए दो नाउन्स, NOUNS, नाउन्स। ब्रैकेट में लिख दो सब्जेक्ट, ब्रैकेट में लिख दो सब्जेक्ट। मतलब मैं इसके थ्रू क्या कहना चाह रहा हूं, सब्जेक्ट जो होगा वो नाउन होता है। नाउन तो जानते हो ना? तो एंड से जुड़े हुए दो नाउन्स प्लूरल माने जाते हैं। एंड से जुड़े हुए दो नाउन्स प्लूरल माने जाते हैं। जबकि जबकि अगर वे एक सिंगल यूनिट की तरह, अगर वे एक सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट की तरह सेंटेंस में, सेंटेंस में आया हो, एक सिंगल यूनिट की तरह सेंटेंस में आया हो, तो उसके साथ वर्ब, तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर आती है। तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर आती है। पता है बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ डायरेक्शन ना पढ़ने की वजह से भी हो जाता है, सेंटेंस को प्रॉपरली ना पढ़ने की वजह से हो जाता है। मुझे आज भी याद आ रहा है 5-7 साल पहले एक जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ऐसे था और वर्ड था ओबीडियंट। तो उसमें पूछा था नॉट द एंटोनिम, तो सिनोनिम पूछा है ना। तो लोगों ने क्या किया, वो सेंटेंस पढ़ने की हैबिट थी नहीं, सिर्फ डायरेक्ट देखा उसको, एंटोनिम पर नजर गई और ओबीडियंट जो फर्स्ट ऑप्शन था वो डिसओबीडियंट ही दिया हुआ था, और वो टिक करके आ गए घर के, मेरे क्वेश्चन करेक्ट हो गए। बाद में रियलाइज हुआ उनको कि नहीं, उसके अंदर एक वर्ड था, ऑप्शन और था लॉयल, वो आंसर था उसका। तो डायरेक्शन ना पढ़ने से, सेंटेंस को प्रॉपरली ना पढ़ने से भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो कभी भी आपको ध्यान रखना है कि जितना भी अगर सिंपल सेंटेंस भी लगे ना, आपको लगे कि एकदम सिंपल सा ये तो भी उसको 2 बार पढ़ना, रिस्क लेने का बनता ही नहीं है, देना रखना एग्जाम में। आपने लिखा राइस एंड करी इज आर माई फेवरेट डिश। अब भले इसको अलग अलग कंसीडर कर लो, लेकिन यहां पर बात राइस की और करी की अलग अलग नहीं हो रही। अगर आप सेंटेंस पढ़ते हो तो एक डिश है, सही है ना? तो आपने यहां पर अगर इसके साथ वर्ब यूज करनी होगी तो वर्ब क्या यूज की हमने, इज। एक सेंटेंस लिखा हमने अर्ली टू बेड,
and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. अर्ली टू बेड, जल्दी सोना, एंड अर्ली टू राइज, जल्दी उठना। भाई इस एक्टिविटी को जो करता है वो इंसान हेल्दी बनता है, वेल्दी बनता है और वाइज बनता है। मेक और मेक्स, देखो मैं सबका तो नहीं कह रहा, अगर आपकी जगह मैं होता और मुझे ये समझ नहीं आता तो मैं आंसर ऐसा लगा देता कि एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो प्लूरल होता तो सर पूछते ही नहीं, ऑब्वियसली मेक्स आना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट देख के करेंगे तो चीजें आसान हो जाएगी। यहां पर अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज दोनों अलग अलग है या इनसेपरेबल है या एक ही है? इनसेपरेबल है ना, अलग अलग थोड़ी कर सकते हैं इनको। जो जल्दी सोकर और फिर जल्दी उठता है, जब दोनों एक्टिविटी साथ होगी उससे ये हेल्दी वेल्दी वाइज बनता है। अब हमने कहा कि ये सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो वर्ब में एस और यस वाली वर्ब जो है वो करेक्ट होगी। क्या बनेगी यहां पर? क्या मैं जो कह रहा हूं समझ आ रही है बात? ऑल कमिंग एंड गोइंग was were noticed। ऑल कमिंग एंड गोइंग was were noticed। मीनिंग को देख लो एक बार। कमिंग एंड गोइंग का मतलब लोगों का आना जाना, मूवमेंट, ठीक है, कहीं पर कोई हलचल हो रही है कि सारे मूवमेंट पे नजर रखी गई, ट्रैकिंग किया गया। तो ऑल कमिंग एंड गोइंग was noticed और were noticed, क्योंकि इसका मीनिंग एक मूवमेंट के लिए आया हुआ है, तो क्या लगना चाहिए? अब होता क्या, देखो पढ़ते वक्त कई चीजें ऐसे डाउट आती है कि जैसे मान लो अब ये है कि ये तो चलो मैंने बता दिया, आपको भी पता था। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये भी पता नहीं चलता ये सिंगल यूनिट है, मीनिंग प्रॉपर समझ में नहीं आ पाता, उसकी वजह से भी क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो पढ़ते वक्त हम ऐसे ही सेंटेंसेस को मतलब क्लास में डिस्कस करते हैं जिनके या जिनसे रिलेटेड एग्जाम में आने के चांस रहते हैं। आर्टिकल्स पढ़े होंगे आपने। आर्टिकल का एक बेसिक रूल है कि वाउल साउंड से जो वर्ड स्टार्ट होता है उसके साथ एन, और कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड के साथ ए आता है, एक बेसिक सा रूल है। अब पढ़ाते वक्त जैसे मान लो आ गया, ये हम करते हैं बात, जैसे एम ए आ गया तो एम ए के साथ क्या लगना चाहिए? एन एम ए। अब वर्ड आ गया वाई ई ए आर। अब क्या हुआ, इस वर्ड को कुछ लोग बोलते हैं ईयर, वाई ई ए आर, ईयर। तो वो ईयर में ई का साउंड क्रिएट करेंगे तो वो उसके हिसाब से क्या लगाएंगे, जबकि इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? ईयर। उसके हिसाब से क्या लगा? ए लगा। अब ये फंडा जो है रूल से ज्यादा आपकी अवेयरनेस का है, आपको उसका उच्चारण पता होगा तब सही हो सकता है। तो बोले सर हमें पता कैसे चलेगा कि इसका उच्चारण क्या है? तो जो वर्ड जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं वो एग्जाम्पल्स में करवा दिए जाते हैं, तो ऐसे तो कभी डाउट आएगा नहीं। ये जो डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये वही सेंटेंस है जो ऑथेंटिक सेंटेंस है, जो एग्जाम में डायरेक्ट उठा लिए जाते हैं। जैसे 2 and 2 मेक 4, मेक्स 4, इस टाइप के सेंटेंस आते हैं, तो वो आपको यहां पर करवा दिए जाएंगे। बाकी देखो प्रैक्टिस में भी बहुत सारे सेंटेंस आ जाएंगे, जो क्लास में हम देख रहे हैं ना उसी को रिवाइज करते रहना, ये मान के चलो आपका काम उसमें से हो जाएगा। एक सेंटेंस और देख लो। ब्रेड एंड बटर इज और आर। कॉन्टेक्स्ट पूरा नहीं है। ब्रेड एंड बटर इज और आर सोल्ड ईयर।
अब दोनों सेंटेंस को एक बार कंपेयर कर लो। फर्स्ट में आर और सेकंड में इज आया। ये आपने समझा ना इसका कॉन्टेक्स्ट? ऐसा ही आपको हर सेंटेंस में करना है, धीरे 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 और आगे लेवल बढ़ता जाएगा। चलो बात समझ में आ गई? एक बार इसको नोट करो सेंटेंसेस को। एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। जो चीज़ें जितनी ज़्यादा सिंपल लगती है, एरर उसी में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो पढ़ते वक्त जब भी आपको लगे कि ये तो बहुत सिंपल है, तो इसका मतलब उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। और हो सकता वही चीज़ें आपके आगे वाला जो कॉम्प्लेक्स, जो टिपिकल पार्ट आएगा, उसमें आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट। हुआ? अभी डेली आपकी क्लास होती है 6:30 या आज से? आज से ही है? परेशान मैंने कर दिया फिर? ऐसा कुछ नहीं है, तो मुंह पे थोड़ी बोल सकते हैं। पहले 7 से होती थी। नेक्स्ट। आराम से आराम से। चले? इसका मीनिंग, इसका मीनिंग आप लिख दो, इंग्लिश में लिख दो मूवमेंट, हिंदी में लिख दो हलचल। जैसे कोई एरिया है जहां पर लोग आते जाते रहते हैं, तो वो उनका मूवमेंट जो होता है उसको बोलते हैं। हाँ नहीं, हिंदी में ऐसा बोल सकते हो लिटरल ट्रांसलेशन के, लोगों के आने जाने पर नजर रखी गई। आप हिंदी में से लिटरल ट्रांसलेशन ले सकते हो, आने जाने पर नजर
अब आना जाना क्या है, हलचल ही हुई ना, मूवमेंट। नेक्स्ट, ये चीज है ना, इसका भी आपको ध्यान रखना होता है, अब मतलब आगे भी काम आएगी कि एकदम लिटरल ट्रांसलेशन जो होता है वो सर बार मतलब आपको परेशान कर देता है, इसलिए उसका जो मीनिंग होता है वो समझा करो। चलो अब मुझे बताओ, देखो ये तो अभी वाला तो सिंपल था, आप तो इस सेंटेंस के बारे में बताओ, 2 and 2 मेक और मेक्स, इसमें क्या आना चाहिए, मेक और मेक्स दोनों। तो क्या क्लास में सारे के सारे लोग मेक्स को प्रीफर कर रहे हैं, कोई मेक के फेवर में, दोनों आ सकते हैं, एग्जाम में थोड़ी लिख देंगे हम दोनों आ सकते हैं, नहीं ऑप्शन में दोनों आएंगे, ऑप्शन जो आएगा उसमें मेक भी आएगा और मेक्स भी आएगा, मिलकर बनाते हैं। अपना जो पेपर है वो सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होता क्या है, सब्जेक्टिव में लिखना पड़ता है और ऑब्जेक्टिव में कोई लिखने के लिए आता है, टिक लगाना पड़ता है, अच्छा वो गोले पड़ते हैं, वो ऑब्जेक्टिव होता है। मल्टीपल चॉइस का है, एकदम जो बेसिक मीनिंग होता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अप्रोच का वो समझ लो, सब दो वर्ड से ही मैं समझा रहा हूं। सब्जेक्टिव का मीनिंग होता है पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और ऑब्जेक्टिव का मीनिंग होता है इम्पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। पर्सनल का मीनिंग जो आपको सही लग रहा है वो आप लिख रहे हो, वो सब्जेक्टिव है। आरएस में पेपर 4 की इंग्लिश आती है, वो डिस्क्रिप्टिव होती है, आपको एक टॉपिक दे दिया, उस टॉपिक के फेवर में या अगेंस्ट में आपका जो मन कह रहा है, आपको जो फैक्ट्स लग रहे हैं आपने वो लिखा, वो सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब आप सामने वाले के अप्रोच को फॉलो करते हो। मैंने आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूं, मैंने आपको कहा मुझे किसी भी फ्रूट का नेम बता दो, तो आपने कोई भी फ्रूट का नेम बता दिया, वो तो हुआ सब्जेक्टिव। मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, उनमें से फ्रूट कौन सा वो बताओ। अब आप अपना आंसर नहीं दे सकते, जो सामने ऑप्शन दिए गए उसी का आप दे सकते हो आंसर, उन्हीं में से, मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहां मैटर। तो इसीलिए जो जहां पर 4 ऑप्शंस आ जाते हैं वो भी किसका पार्ट बन जाता है, ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि वहां अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू मैटर। एग्जाम जो है ना अपना वो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का मीनिंग ये हुआ कि हमें क्या सही लगता है वो मैटर नहीं करता, एग्जामिनर क्या सही मानेगा हमें वो चीज सोचनी है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि इस सेंटेंस में 2 and 2 ये सब्जेक्ट है, ये तो पहचान लिया ना सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट जो है ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, और मेरा नॉलेज ये कहता है कि इसमें अगर मैं मेक लगाऊं तो भी सही है और मेक्स लगाता हूं तो भी सही है। लेकिन एग्जाम के अकॉर्डिंग फॉलो क्या करना है, ध्यान से सुन लेना, ये क्वेश्चन पहली चीज एग्जाम में अब आएगी नहीं। ये वाला जो सेंटेंस है आपको पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया जाता है, लेकिन अब एग्जाम में, अभी पिछले मैं अगर 8-10 साल की बात बता रहा हूं, अब एग्जाम में वो अवॉइड करता है। कई सेंटेंस इंग्लिश में ऐसे हैं जो डिस्प्यूटेबल है, क्योंकि आपको पता है हर चीज आजकल कोर्ट में चली जाती है, तो वो अवॉइड करेगा ऐसा सेंटेंस देना। और इन केस वो चाह रहा है कि वैकेंसी को लटका के रखना है या चलने दो ऐसे ही, तो वो दे देगा जान। फिर मैं उस केस में बता रहा हूं, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो आपको प्रीफर इस वर्ब को करनी है। कौन सी वर्ब हुई, सिंगुलर वर्ब को, क्योंकि कई बुक्स है जैसे रेन एंड मार्टिन है, ऑथेंटिक बुक में मानी जाती है, वो इसको प्लूरल मानता है। नेसफील्ड है वो सिंगुलर मानता है। ऑथेंटिक बुक्स भी इसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों मानती हैं, तो हम तो एक पे जाएंगे, एक ऑप्शन आएगा। तो आपके सामने अगर ऐसा आता है क्वेश्चन तो ऑब्वियसली डिलीट होगा। अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो ये डिलीट होगा, या तो आएगा नहीं, और आएगा तो या बोनस मार्किंग जो भी होगा, लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से आंसर करना है तो इसका
ये आंसर करना है। तो एक लिखो, चाहे स्टार बना के लिख दो, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के साथ, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो है, प्लस माइनस एंड ये जुड़े में, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना सही माना जाता है। लैंग्वेज पे करना, देखो मैंने कहा सही माना जाता है, प्लूरल भी आ जाता है कई बार, लेकिन अपने को सही सिंगुलर लिखना है। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग सही माना जाता है। अब देखो ये तो बहुत एकदम ट्राइड, एकदम घिसा पिटा सेंटेंस है बार, और हर एग्जाम में अगर मान लो आता भी तो यही देता है, अगर नए पर जाएगा वो इस तरह के सेंटेंस देगा, 3 and 3 इक्वल और इक्वल्स, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वर्ब आ गई सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब होती है जिसके साथ एस और ईएस। 3 from 10, यह माइनस की बात हो गई, 10 में से 3 अगर हम निकाल लें, इज और आर 7, क्या आ गया? तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाली जो सिचुएशन बनेगी, इसका आपको ध्यान रखना। मैंने देखो मेरा फर्ज था बताना, ऑब्वियसली आएगा नहीं, आएगा तो डिलीट होगा, पहले भी हो चुका है, ट्रेंड चलते हुए आया है, अभी भी आएगा नहीं, आजकल तो ज़्यादा अवॉइड करेगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। क्या बात समझ में आ गई? एक काम बस करना, अभी कितना टाइम है अपने पास है? चलो एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे, इसको नोट कर लो एक बार। हुआ? चलें आगे? एक सेंटेंस देखो, ऑप्शंस दोनों में ही सेम है, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वही इसमें है। फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ो, द बॉय एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डैश
पनिश्ड। लड़के को भी पनिश किया गया, उसके फ्रेंड्स को भी किया गया। नीचे वाले में क्या कह रहे हैं? नॉट ओनली द बॉय, लड़के को नहीं बल्कि उसके दोस्तों को भी पनिश किया गया। क्या दोनों ही सेंटेंस का मीनिंग सेम है? मीनिंग तो सेम ही है ना भाई। इनडायरेक्टली मीनिंग तो क्या कह रहा है कि भाई लड़का और उसके दोस्तों को सबको पनिश किया गया, मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है। यहां पर बस ग्रामर का स्ट्रक्चर का लॉजिक है। सब्जेक्ट अगर हम देखें पूरा इसमें, तो इस सेंटेंस में द बॉय एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, ये पूरा आपका सब्जेक्ट है, और इसमें ये वाला पूरा एलिमेंट ये सब्जेक्ट है। अब फर्स्ट सेंटेंस में क्या लगना चाहिए? पढ़कर क्या रियलाइज हो रहा है? कितने ऑप्शंस है हमारे पास? 4। जब 4 ऑप्शंस आते हैं तो आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना ही नहीं है, इनकरेक्ट आंसर को हटाना है, एलिमिनेशन मेथड। आपने पढ़ा भाई बॉय और उसके फ्रेंड्स को पनिश। अब ऑब्वियसली देखो सेंटेंस रियलाइज हो रहा है, बात पास्ट की हो रही ना, पास्ट जैसा आ रहा है ना। ऐसा थोड़ी डेली पनिश किया जाता है, उसको पनिश किया गया। ये तो एक बार हटा दो, वॉज और वर में से आएगा। तो अब बॉय आया हुआ है और फ्रेंड्स आया हुआ है। सेंटेंस का मीनिंग देखूं तो मुझे प्लूरल वर्ब लग रही है, भाई सबको पनिश किया गया। अगर बॉय के अकॉर्डिंग लगाऊं तो वॉज आता है, इस फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग लगाता हूं तो वर आता है। हमें क्या करना है? वॉज या वर? कुछ वर भी बोल रहे हैं। सेकेंड सेंटेंस कह रहा है नॉट ओनली द बॉय बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स। इस सेंटेंस में हुआ क्या? ग्रामर का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है देखना। एक हमारे पास वर्ड है बॉय और दूसरा क्या लिखा हुआ है? इन दोनों को किससे कनेक्ट किया गया है? एज वेल एज से कनेक्ट किया गया है। एज वेल एज जो होता है इसको ग्रामर की लैंग्वेज में इसको प्रेपोजिशन कहते हैं। क्या बोला हमने? और प्रेपोजिशन ये मतलब नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे मैं बता रहा हूं। ग्रामर का रूल कहता है कि जो प्रेपोजिशन होता है उसके बाद जो वर्ड आता है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। इस प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ड आएगा वो उसका, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब। तो इसलिए ग्रामर जो हमारे कंपटीशन की जो बुक्स आती है उसमें रूल्स बना दिया कि अगर 2 सब्जेक्ट किससे जुड़ा हुआ हो तो जो वर्ब है वो उसके पहले आने वाले नाउन के अनुसार लगती है। लेकिन अगर मैं कहूं नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ये जो बट है, ये बट ग्रामर की लैंग्वेज में क्या है? ये कंजंक्शन है। और कंजंक्शन भी ऐसा कंजंक्शन जिसके पहले अगर नाउन है तो बाद में भी क्या होगा? पहले अगर सब्जेक्ट होगा तो बाद में भी क्या होगा? ऐसा वाला एक कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं इंग्लिश में उसको। हमने कहा कि अब कंजंक्शन आया हुआ इसमें, इस सिचुएशन में क्या करोगे कि इसके जो बाद वाला सब्जेक्ट है कौन सा हुआ, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए। तो इसमें बॉय के हिसाब से क्या आया और इसमें फ्रेंड्स के हिसाब से क्या आया? वर आया। तो लिखो 2 सब्जेक्ट्स, 2 सब्जेक्ट्स यदि एज वेल एज टुगेदर विद इन एडिशन टू बिसाइड्स और लाइक। along with, ये लिख लो एज वेल एज टुगेदर विद इन एडिशन टू बिसाइड्स लाइक और along with से जुड़े हो, से जुड़े हो। तो वर्ब कौन से सब्जेक्ट के अनुसार? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आती है। एज वेल एज टुगेदर विद इन एडिशन टू बिसाइड्स लाइक और along with। यदि 2 सब्जेक्ट्स या आगे इनसे जुड़े हों तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार
आती है या आएगी। थोड़ी ये लैंग्वेज आप मॉडिफाई कर लेना, ऐसे मैंने कॉन्टेक्स्ट समझा दिया। लेकिन यदि दो सब्जेक्ट्स लेकिन यदि दो सब्जेक्ट्स लेकिन यदि दो सब्जेक्ट्स आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो, कोमा में और भी आगे लगा देना, और अकेला भी आ सकता है और आइदर और भी आ सकते हैं, से जुड़ा हो तो वर्ब कौन सा सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार, तो वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आती है, तो वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आती है। टॉपिक होने के बाद हर टॉपिक की जैसे शीट दूंगा, एक एक्सरसाइज क्लास में सॉल्व कर लेंगे, एक एक्सरसाइज आप खुद करोगे, तो ऐसे में मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिस के लिए भी कंटेंट दूंगा, उनमें हो सकता है ये वाले भी सेंटेंस आ जाए, नए सेंटेंस भी आएंगे, तो आपके पास मटेरियल काफ़ी हो जाएगा। और मैं बहुत ज़्यादा भी मटेरियल नहीं लूँगा कि आपका दूसरा जो सिलेबस है वो आप कवर नहीं कर पाओ, जितनी ज़रूरत होगी ना उतना ही पढ़ाऊँगा। इस सेंटेंस को पढ़ो एक बार, द हाउस विद ऑल इट्स कंटेंट्स हैज और हैव बीन सोल्ड आउट। सब्जेक्ट समझो, इसमें वर्ब कहां है, सबसे पहले वर्ब पर नजर मारो, वर्ब कहां दिखी है आपको, ये आपकी वर्ब है, और इस वर्ब से पहले वाला पूरा पार्ट कौन है। अब एक तो लिखा हुआ है हाउस घर, और दूसरा लिखा हुआ है कंटेंट्स। अब कंटेंट्स का मीनिंग उसका सामान घर के अंदर जो है, जुड़ा हुआ किससे, विद से। क्या मैंने यहां पर विद लिखवाया क्या अकेले, नहीं, मैंने ये एक्सप्रेशन लिखवाई है, लेकिन मुझे पता है क्लास में सबको पता है और होना चाहिए कि विद, एट, फ्रॉम, बिलो, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ये प्रेपोजिशंस होते हैं। तो अब ये विद जो है ये प्रेपोजिशन है, और अभी हमने कहा कि प्रेपोजिशन के बाद वाला वर्ड उसका सब्जेक्ट वही, तो इसमें जो वर्ब आनी चाहिए वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, तो हाउस के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए इसमें, हैज और हैव। द हाउस विद ऑल इट्स कंटेंट्स हैज बीन सोल्ड आउट। मैंने लिखा आइदर यू और आई इज एम आर मिस्टेकन। वन और टू बुक्स दोनों देख लो सेंटेंस, आइदर यू और आई किससे कनेक्ट है, देखा आपने, देखो सीक्वेंस, सबसे पहले क्या देखोगे, वर्ब, फिर आपने इसको समझा कि वर्ब से पहले यहां पर सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट आता है नहीं, सब्जेक्ट दिया हुआ है। इस सब्जेक्ट में एक हुआ हमारे पास यू, और सेकंड सब्जेक्ट कौन हुआ, आई, कनेक्ट किससे है, तो वो एक्सप्रेशन आई आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हुआ है, तो बाद वाला, तो आई के अकॉर्डिंग क्या आया, आइदर यू और आई एम मिस्टेकन, या तो तुम गलत हो या मैं गलत हूं। वन और टू बुक्स इज और आर स्टिल मिसिंग, किससे कनेक्ट है, वन और टू बुक्स, किसके अकॉर्डिंग, क्या लगा, आर लगा। क्या डिफिकल्ट तो नहीं है ना, ये तो शुरुआत है। अगर किसी को लग रहा है डिफिकल्ट है, वापस रिवाइज करना, कल क्लास में जैसे मैं आऊं ना,
उससे पहले एक बार और जब आके मेरे पास कोई भी डाउट लगे वो पूछ लेना क्लास में या जैसे मैं आ रहा हूँ। लेकिन कंटिन्यू रखोगे, डाउट रहता है, उसको सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो टॉपिक भी पूरा वेस्ट जाएगा और वायरस क्रिएट होता जाएगा। ये टॉपिक पढ़ने से आपका नरेशन भी क्लियर होगा, वॉइस में भी आपको हेल्प मिलेगी और टेंस में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो एक बार इतना ही आज के लिए, अच्छे से रिवीजन कर लेना। कुछ भी लगे आपको, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत सिंपल सा टीचर हूँ, जानते हैं मुझे। चलो नोट कीजिए प्लीज़। ये वाला जो चीज़ें मैंने बताई ना, देखो प्रेपोजिशंस, ये कंजंक्शन, ये सिर्फ डिस्कस करने के लिए बताया है। अगर आपको आप नहीं पहचान पाओ तो भी इससे क्वेश्चन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। समझ में आया क्या? आपका जो पिच है वॉइस का वो बता रहा है नहीं आया। हाँ, नहीं लिखने में तो बिजी हो तो आप कम से कम बताओ, सामने वाले इंसान को भी तो मोटिवेशन मिले ना। हैं, मैं भी, आप भी 6 बजे उठ के आए हो तो मैं भी तो 6 बजे उठ के आया हूं। दिक्कत आने भी नहीं देंगे। क्वेश्चन सही होने चाहिए और होंगे, मैं तो ये कहता हूं। ठीक है, बस जितना पढ़ा है उसको रिवाइज कर लिया, बाकी काम मेरा है। मैं ये नहीं कहूंगा, गारंटी दे रहा हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी इतनी मेहनत होगी, आप खुद करोगे, मैं थोड़ी करवाने वाला हूं क्वेश्चन करेक्ट। आप करोगे, 4-5 क्वेश्चन जो है वो होंगे करेक्ट, आप बाद में दुआई दोगे, लेकिन जितना कहा उसको फॉलो करना पड़ेगा एक बार स्टार्टिंग में। तो अब आज्ञा ली जाए आपसे, कल मिलते हैं।